क्लास 10th मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। मानव नेत्र के स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से एक बार देख लेना है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ का एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेमी होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद समंजन क्षमता है। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं का पक्षांभी पेशियों द्वारा निरूपण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र का निकटतम बिंदु भी कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आँख से दूरी लगभग 25 सेमी होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। फार पॉइंट समांतर नेत्र के लिए अनंत दूरी होता है। इस प्रकार नोट कर सकते हैं कि सामान्य नेत्र 25 सेमी से अत्यंत दूरी तक रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन।
कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। प्रमुख रूप से दृष्टि तीन समान अपवर्तन दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहा जाता है, और दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, और जरा दूरदर्शिता, जिसे प्रेसबायोपिया कहा जाता है। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। हम इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षेप नीचे चर्चा करेंगे। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट देख नहीं पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूरबिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी रेटिना पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना अथवा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। फिगर सी में दर्शाया गया है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर ले आता है तथा इस प्रकार के दोष का संशोधन किया जाता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा लेंस लगाना पड़ता है। दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेमी से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु को आने वाले प्रकाश किरणें दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर पीछे फोकसित होती है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस को फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना होता है। इस दोष के उपयुक्त क्षमता को अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। उत्तल लेंस उपयुक्त चश्मे दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। जरा दूरदर्शिता। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। यह पश्चमाभि पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंस यानी कि बाइफोकल लेंस का आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं।
ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है। यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है। यह पास के वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। आजकल स्पर्श लेंस यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। आयताकार कांच की स्लैब से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है? समांतर अपवर्तक पृष्ठों के लिए, जैसा कि कांच की स्लैब में होता है, अपवर्तित किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। तथापि पार्श्व में यह कुछ विस्थापित हो जाती है। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होगा? कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म पर विचार कीजिए। इसके दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण प्रिज्म कोण कहते हैं। आइए अब इस क्रियाकलाप हम नहीं करते हैं। नेत्रदान करते समय किन किन बातों के ध्यान रखनी चाहिए? तो नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी, वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है भी नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटा के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए। अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करें। नेत्र बैंक की टीम दिव्यांग व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी। नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है तथा इसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, जल भित्ति यानी रेबिच, तीव्र ल्यूकीमिया, एक्यूट ल्यूकीमिया, धनु स्तंभ यानी कि टेटनस, हैजा, तनिका शोथ मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क शोथ से संक्रमित है, इनके कारण मृत्यु हुई है, नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये सब पेशेंट नेत्रदान नहीं करते हैं। नेत्र बैंक दान किए गए नेत्र को एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है तथा उन्हें वितरित करता है। सभी दान किए गए नेत्रों का चिकित्सा के उच्च मानदंडों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्यारोपण के मानकों पर खरे न उतरने वाले नेत्रों को महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। दानकर्ता तथा नेत्र लेने वाले दोनों की पहचान को गुप्त रखा जाता है। नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। नेत्रों का एक युगल क्या कर सकता है? तो कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। बढ़िया है यार। पर्दे पर दिखाई देने वाले वर्णों का क्रम, दिखाई देने वाले विभिन्न वर्ण का क्रम: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। प्रसिद्ध परिवर्णी शब्द: विग्योर,
आपके वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते मुड़ते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों को अनुदिश निर्गत होती है तथा सुस्पष्ट दिखाई देती है। यह सुस्पष्ट वर्णों का बैंड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया। इस प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्रायः श्वेत प्रकाश कहलाता है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की बूंदें से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचते हैं। यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर है तो आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जल प्रपात अथवा जल के फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष का सदृश्य देख सकते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन। आग या भट्ठी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरण के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल कणों की आभासी, अनियमित, अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। यह सबको वजह से तारे टिमटिमाते हैं हुए प्रतीत होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही। तारों का टिमटिमाना। टिमटिमाना मतलब क्या होगा? आभासी स्थिति दिखाई देगा, यानी कि जिस स्थान पर रियल में तारा होगा वहां ना देख करके उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे दिखाई देगा। तारों के प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। इस कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाएगा। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, यानी कि सूर्योदय के पहले जो सूर्य का दिखना और सूर्यास्त के बाद तक सूर्य दिखाई देते रहना, किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है।
वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर 2 मिनट होता है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। अब है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती है। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, जितना भी कलर दिखाई देता है प्रकीर्णन की वजह से। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन विषय के अध्ययन किया है। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, तथापि किसी कोलाइडी विलयन में जहाँ कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है यह मार्ग दृश्य होता है। अब है टिंडल प्रभाव। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। पृथ्वी का वायुमंडल कैसा है? तो सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की प्रघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके विषय में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। भैया ऑनलाइन फेल है। जब धुएं से भरे किसी कैमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों के सदृश बनता है। जब किसी घने जंगल के बीतान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जंगल के कुहासे में जब जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यह प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज सदृश प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नीले की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु में सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी कि छोटी तरंगदैर्ध्य वाले को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन ही न होता, तब आकाश काला प्रतीत होता।
अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता। खतरे के संकेत यानी कि सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। कंप्लीट क्विक रिवीजन में है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकटतम बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए यह दूरी 25 सेमी होती है। दृष्टि के समान अपवर्तक दोष निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि यानी कि निकट दृष्टता दूर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब दृष्टि पटल के सामने बनता है, को उचित क्षमता के अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष दूरदर्शिता, पास रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी कि रेटिना का पीछे बन जाता है। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। वृद्धावस्था में नेत्र के समंजन क्षमता घट जाती है। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों के विभाजन विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ होता है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण है समंजन। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टि पटल, रेटिना। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट की अल्पतम दूरी 25 सेमी होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चमाभि द्वारा यानी कि सिलियरी मसल। ओके, थैंक यू। इसी चैप्टर का टेस्ट है। मानव नेत्र में लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है, इसे क्या कहते हैं? प्यूपिल। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। मानव नेत्र में लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहा जाता है। शेष नेत्र हिस्सा नीचे दर्शाए गए हैं। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है? इसी कारण से, तो इसका आंसर है इसी कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। एक आंख से दूरी और गहराई की एहसास नहीं हो पाती है, समझे? आंख का वह हिस्सा जो विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार है, ऑप्टिक तंत्रिका। रेटिना यह तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु को छवि का रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्टिक नर्व ये विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार है और परिधीय दृष्टि में मदद करते हैं। आइरिस यह विनियमन या आइरिस यह विनियमन या अनावरण को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार है। विट्रियस ह्यूमर यह आँखों को सुरक्षित करने में मदद करता है और इसे गोलाकार बनाता है।
नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली। इसी को आइरिश या परिचारिका कहा जाता है ना। कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? आइरिश। ओह। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पछांभी पेशियों द्वारा। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? स्वच्छमंडल यानी कि कॉर्निया पर। मानव नेत्र में कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? एक्वस चैम्बर। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों के इस्तेमाल किया जाता है? 6। एक चींटी अपने आसपास के वस्तुओं को किसके उपस्थिति के कारण देख सकती है? संयुक्त नेत्र के कारण। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म से। आँख की तुलना फिल्म से। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? समंजन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। मानव नेत्र के लिए क्रमशः निकट बिंदु तथा दूरतम बिंदु क्या है? तो निकट पॉइंट 25 मीटर यानी कि 25 सेमी और दूरतम हो जाएगा अनंत इनफाइनाइट। अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधल हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सही है? निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास के वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। कौन निकट दृष्टि दोष के लक्षण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना और गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाए। इसका उपचार है अवतल लेंस, जिसको अपसारी लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किस दृष्टि दोष से ग्रस्त व्यक्ति को केवल निकट बिंदु यानी कि 25 सेमी दूर हट जाता है? हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष में। द्विफोक्सी लेंसों का ऊपरी भाग किस लेंस का होता है? ऊपर अवतल होता है, नीचे उत्तल होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंसों यानी कि बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार से द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है, यह पास के वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायक होता है। प्रेसबायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? बाइफोकल लेंस। प्रेसबायोपिया का सही करने के लिए आमतौर पर बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यक्तियों को वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोकल लेंस यानी बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस में अवतल और उत्तल लेंस होते हैं। ऊपरी भाग में अवतल होता है और यह दूर के वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है। निचला भाग में उत्तल होता है।
और ये पास के वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। किस व्यक्ति किस चिकित्सा स्थिति में आंख की ऑप्टिक्स तंत्रिका क्षति हो जाती है और समय के साथ स्थिति खराब हो जाती है? ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में क्या होता है? तो गाय आंख के ऑप्टिक्स तंत्रिका ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित रोगी का उपचार क्रमशः किस लेंस के उपयोग द्वारा किया जाता है? अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस। यानी कि निकट के लिए अपसारी और दूर के लिए अभिसारी लेंस। कौन सा व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है? तो जिसको मेनिंजाइटिस हुई है या एन्सेफेलाइटिस हुई है वो नहीं देगा। बाकी दमे वाला व्यक्ति दे सकता है, मधुमेह वाला दे सकता है, हाइपरटेंशन वाला भी दे सकता है। नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित कितने व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान करता है? 4। प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या करने प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? आइजैक न्यूटन। सफेद प्रकाश का विभाजन तब होता है जब इसके घटक वर्णक्रम में कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है। इस प्रक्रम को प्रकाश विक्षेपण के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या सबसे पहले न्यूटन ने की थी। सफ़ेद प्रकाश के 7 रंग होते हैं और न्यूटन ने एक प्रिज्म के माध्यम से सफ़ेद प्रकाश पारित किया और 7 अलग अलग रंग प्राप्त किए। ये 7 है बैजानीपी नाला यानी कि बैगनी, नीला गहरा नीला होता है, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बिगजियोर भी इसका ट्रिक है। एक इंद्रधनुष विक्षेपण दिखाने वाली प्राकृतिक घटना है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। आग या भट्टी के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों में झिलमिलाहट दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना का उदाहरण है? झिलमिलाना, अपवर्तन। कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता माइनस निगेटिव में 5 डायोप्टर होगा। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 200 सेमी है तो उसकी शक्ति कितना होगा? निगेटिव 5 डायोप्टर। सब न्यूमेरिकल कोई बता दीजिए। चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हाँ, अवतल लेंस क्या होता है? एफ निगेटिव होता है। ये एफ 200 हो गया निगेटिव में, तो यानी कि 2 मीटर हो जाएगा निगेटिव। और पी इक्वल टू 1 -1/f होता है। माइनस माइनस ये भी माइनस ले रहा है, फिर उधर भी माइनस प्लस हो जाना चाहिए ना, पता ना, निगेटिव में ही दे रहा है पक्का। प्रकाश की किस गुण के कारण हमें विलंबित सूर्यास्त दिखता है? अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहता है। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद सूर्य के अल्प समय के लिए दिखाई देता है। ऐसा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। समुद्र नीला प्रतीत होती है। आकाश में परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। स्विमिंग पूल की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ती है। स्विमिंग पूल के तल से आने वाले प्रकाश की किरणें सघन माध्यम यानी जल से विरल माध्यम में वायु में की ओर जाने पर अपवर्तित होकर लंब से दूर चली जाती है। इसके कारण तल उठा हुआ प्रतीत होता है। डायोप्टर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्थोल्मोलॉजी से। उस घटना का क्या नाम है? प्रकाश का प्रकीर्णन जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष
पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग होता है। अल्पेंग्लो। अल्पेंग्लो उस घटना का नाम है जो प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित जिसमें अल्पेंग्लो उस घटना का नाम है जिसमें प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित जिसमें पर्वत के शिखर सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास का एक गुलाबी या नारंगी रंग का हो जाता है। अल्पेंग्लो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश के कारण हो सकता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब सूर्य के प्रकाश में लाल प्रकाश तरंगे पहाड़ों से वापस या पर्यवेक्षक को परावर्तित होती है। गर्मी के महीनों में इस घटना को देखने का सबसे अच्छा समय है। प्रकाश के किस गुण के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षण के नेत्रों तक पहुँचते हैं? प्रकाश के परिक्षेपण एवं आंतरिक परावर्तन के कारण। सही कथन को चुनिए। पीला प्रकाश का तरंगदैर्ध्य और हरा प्रकाश से ज़्यादा होता है। कॉस्मिक किरणें मुख्यतः अवशोषित कण हैं। क्या है? कॉस्मिक किरणें अवशोषित कण। कॉस्मिक विकिरण में मुख्यतः धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा गामा रे फोटॉन भी होते हैं। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष। अगर एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी को स्पष्ट देख सकता है तो वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। अपवर्तन के कारण। कौन घटना और उनके कारक सुमेलित हैं? पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाना प्रकाश का अपवर्तन है। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाना प्रकाश का अपवर्तन किया है। जब प्रकाश किसी रासायनिक मिश्रण यानी कि कोलाइड के माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखता है। तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, परावैंगनी प्रकाश तरंगे और रक्त तरंगे शामिल होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन सा होता है? दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो किरणें, सूक्ष्म तरंगे, परावैंगनी प्रकाश तरंगे और रक्त किरणें होते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है। तरंगों की भांति इसका परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा ध्रुवण होता है और ये सीधी रेखा में चलते हैं। दूसरी ओर वे ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलते हैं और क्राम्पटन प्रभाव तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं जो प्रकाश के कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमस यंग ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? हाइजेन ने। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन ढूंढो। सभी सत्य है बा, सबको पढ़ना पड़ेगा। प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। प्रकाश का समतल ध्रुवीकरण एक समतल में कंपन उत्पन्न करता है। प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों के चारों ओर मुड़ता है। अनंत से आती हुई समानांतर किरणें दर्पण से टकराने के बाद
फोकस से गुजरते हुए लौट जाती है। कौन सा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। जब एक किरण अपरिवर्तित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विरल से सघन माध्यम में जाने पर वेग घटता है। एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से रंग बनते हैं। वे रंग कौन कौन है? नीला, हरा, लाल। इसको मूल रंग कहा जाता है। किसी भी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। यह किस वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया था? लॉर्ड रैले। यूनिक क्वेश्चन है। जब कोई दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। दूरदृष्टि दोष में आँख के लेंस का प्रभाव पड़ता है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिकीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी का। मानव आँख निम्न में से किसके प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है? हरा प्रकाश। जब लाल रंग की कांच को अंधेरे में गर्म किया जाता है तो वह किस कलर का प्रतीत होगा? हरा। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अभिसारी। अभिसारी यानी कन्वर्जिंग उत्तल लेंस तथा अपसारी एवं डाइवर्जिंग अवतल लेंस को कहा जाता है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी को वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। उसको निकट दृष्टि दोष है। कितना बार रिपीट करेगा? कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। उस विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। बेचारा। That means दूरदृष्टि दोष है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है? अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। तारे टिमटिमाने का कारण है? वायुमंडल में परिवर्तित अपवर्तनांकों के विभिन्न द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। लास्ट पेज है, पढ़ लो भैया। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत होने की निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सा कथन महत्वपूर्ण योगदान देगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। लाल रंग का प्रकाश तरंगदैर्ध्य नीले रंग के प्रकाश के लगभग कितने गुना होती है? 1.8 गुना। अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश किस रंग का प्रतीत होता है? काला। खतरे के संकेत में लाल रंग का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होगा। थैंक यू। कंप्लीट।